जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम का एनालिसिस। दोस्तों, आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त को जो सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न बन सकते थे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये एक शानदार क्लास साबित होने वाली है। इसमें बहुत सारे प्रश्न जो कि बार बार रिपीट हुए हैं और हाल ही में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है पिछले 2, 3 और 4 को, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट मिले हैं। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके आने वाले दिनों में इन प्रश्नों के आने की संभावना होगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से प्रश्न रहेंगे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आने वाले शिफ्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो बात कर लेते हैं दोस्तों पूर्ण स्वराज के बारे में। अगर बात करें पूर्ण स्वराज की मांग की, तो दोस्तों 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को की गई थी। ठीक है, और यह अधिवेशन लाहौर में हो रहा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगर बात कर लेते हैं कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था यहीं पर पारित हो जाता है और अगले ही वर्ष याद रखेंगे 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित भी कर दिया जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेहरू जी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। कौन से अधिवेशन में कहा था? क्वेश्चन पूछ लेगा तो याद रखेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले स्वराज की मांग किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के, याद रखेंगे, पहली बार स्वराज की मांग की थी। पहली बार स्वराज की मांग दोस्तों पूछ लेगा किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। जबकि एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि पहला जो स्वराज शब्द है किसने दिया था? पहला स्वराज शब्द किसने दिया था? तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सीयू यानी कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो दोस्तों बात कर लेते हैं कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो दोस्तों ये होता है। ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर डी का जो 3 कक्षक होता है ये आपका अपूर्ण रह जाता है एक इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, याद रखेंगे। और जो ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d9, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और अगर बात कर लेते हैं कॉपर की परमाणु संख्या के बारे में, तो दोस्तों ये होती है आपकी 29। कितनी होती है? जो कॉपर यानी कि तांबा होता है इसकी जो परमाणु संख्या होती है दोस्तों ये आपकी 29 होती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों परमाणुओं की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सबसे पहले बात कर लें किसने की थी, तो याद रखेंगे सन 1921 में। ठीक है, सन 1921 में नील्स बोर और बरी नामक 2 वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, बोर का परमाणु मॉडल दिया था और उसी मॉडल में इन्होंने दोस्तों परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ज्ञात करने के लिए एक सिद्धांत दिया था, एक योजना दी थी। और इस योजना को दोस्तों कहा जाता है बोर बरी योजना। क्या कहा जाता है दोस्तों? बोर बरी योजना कहा जाता है। और इसी योजना में सबसे पहले याद रखेंगे जो परमाणु तत्वों का कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका किया था सबसे पहले बोर और बरी के द्वारा 1921 में। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आगे कह रहा है दोस्तों 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण किसे दिया गया था? यानी कि 2003 में जो भारत का पद्म विभूषण है इसको प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की कोई व्यक्ति था या कोई महिला थी, तो वो कौन थी? याद रखेंगे ये थी आपकी सोनल मानसिंह। कौन थी दोस्तों? सोनल मानसिंह थी। इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सोनल मानसिंह को वर्ष 2003 में क्या दिया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था। एक अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं सोनल मानसिंह के बारे में, तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला नृत्यांगना बनी थी। यानी कि कह रहा है जो
पहली महिला नृत्यांगना है जिन्हें क्या मिला, पद्म विभूषण मिला, तो भी सोनल मानसिंह है। और सबसे कम उम्र की पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला, ये भी आपकी सोनल मानसिंह हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है वर्ष 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित की जाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। ठीक है, तो इनको दोस्तों क्या क्या मिला है, सबसे पहले तो इनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 2020 में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक किसने जीता था। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक की, तो दोस्तों यहाँ पर भारत ने 1+2+4 करके पदक जीते थे, और टोटल यहाँ पर 7 पदक आपके भारत के द्वारा जीते गए थे। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं रजत पदक किसने जीता था, तो पहला रजत पदक आपका मीराबाई चानू ने दिलाया था, और टोक्यो ओलंपिक में ये भारत का पहला पदक भी था। आगे आपका रवि दहिया ने कुश्ती में दोस्तों भी जीता था आपका रजत पदक। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में, जबकि रवि दहिया ने दोस्तों कुश्ती में 2 रजत पदक जीते थे। इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आगे कह रहा है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020, देखो यहाँ पर लिखा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराइतोवा था। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक की अगर बात कर लें दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सिल्वर मेडल थे दोस्तों वो मीराबाई चानू और रवि दहिया ने जीते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पर लिखा है मीराबाई चानू सिल्वर मेडल 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग, लवलीना बोरगोहन ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स बेल्टर लिफ्ट बॉक्सिंग, और पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 41 साल बाद भारत ने कोई यहाँ पर पदक जीता था। ठीक है, और मेंस हॉकी में क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 65 किलोग्राम रेसलिंग में। नीरज चोपड़ा ने अंतिम दिन गोल्ड मेडल जीता था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो अगर बात कर लेते हैं सिंधु नदी की, तो एक बोखरचू नामक ग्लेशियर है। बोखरचू नामक ग्लेशियर से 4164 मीटर की हाइट से तिब्बत की जो मानसरोवर झील है वहां पर एक झरना गिरता है, और वही झरना आपका सिंधु नदी का निर्माण करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सिंधु नदी है दोस्तों, ये आपकी बोखरचू ग्लेशियर से आपकी कहाँ पर निकलती है, ये मानसरोवर झील में निकलती है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और तिब्बती क्षेत्र में निकलने वाली ये एक नदी है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों गंगा नदी गोमुख हिमनद से निकलती है आगे, और इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, इसको भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये आपकी निकलती है। अगर बात कर लेते हैं सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र की, ये तीनों की तीनों नदियां मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, हालांकि इनके ग्लेशियर अलग अलग हैं, लेकिन ये सारी की सारी निकलती कहाँ से है, मानसरोवर झील से। और सतलज की बात कर ले तो दोस्तों ये राक्षस ताल कह सकते हैं या फिर राकस ताल कह सकते हैं। ठीक है, राक्षस ताल से निकलने वाली नदी है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी। अगर बात कर लेते हैं हिंदू शाही राजवंश के बारे में, तो इसका जो कब्जा था वो दोस्तों पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था, और इसकी जो राजधानी थी वो दोस्तों हिंद थी। क्या थी, हिंद। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, हिंदू शाही राजवंश की राजधानी हिंद थी। और हिंदू शाही राजवंश की बात की जाए तो इसकी राजधानी की हम चर्चा कर चुके हैं। और हिंद खैबर पख्तूनख्वा, जो कि अब वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे समृद्ध पुरातत्व स्थल भी है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कहा जाता है जो सिकंदर महान था जब भारत पर आक्रमण किया तो तक्षशिला को जीतने से पहले हिंद में ही रुका था। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लेंगे प्राचीन काल के वंश और उनकी राजधानी के बारे में, तो चोल वंश को याद रखना, ये एसएससी बहुत ज़्यादा पूछता है। तंजावुर इसकी राजधानी थी। आगे अगर पांड्य वंश की बात की जाए दोस्तों, पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। और पल्लव वंश की राजधानी की बात की जाए तो कांचीपुरम थी। और काकतीय वंश की बात की जाए तो इसकी राजधानी वारंगल थी। वारंगल आपकी जो कि वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो हिंद राजधानी किसकी थी, हिंदू शाही राजवंश की। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है किस राज्य के द्वारा अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यहाँ पर 2 राज्य निकल कर आते हैं। देखो, एक 2022 में गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य था, उसका नाम था दोस्तों तमिलनाडु। क्या नाम था, तमिलनाडु ने 2022 में क्या लगाया था, गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, और उसके बाद जो 2020 में गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया था वो उसका नाम था आपका आंध्र प्रदेश। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। विधानसभा ने
आंध्र प्रदेश में गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 को अपनाया और आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 में कुछ संशोधन कर दिया था। ठीक है, इससे पहले आंध्र प्रदेश में गेमिंग से संबंधित अधिनियम आया था 1974 में, और 2020 में यहाँ पर कुछ संशोधन कर दिया जाता है। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आगे कह रहा है दोस्तों, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश था, जो कि मद्रास से होकर अलग हुआ था। कहाँ से दोस्तों? मद्रास से होकर अलग हुआ था, जो कि तेलुगु बोलने वाले जो भी लोग थे वो उनको क्या बना दिया गया था? आंध्र प्रदेश बना दिया गया था। आगे कह रहा है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश एक बार और टूट जाता है और आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना नामक नया राज्य बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों? तेलंगाना। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश आपका मद्रास से अलग हुआ था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विधि का शासन किस देश से लिया गया है? ऐसा क्वेश्चन आया था, तो याद रखेंगे विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ जो है दोस्तों, ये आपका इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। यदि पूछ लेता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड का संविधान। ठीक है, और विधि के शासन की बात कर लें, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि दोस्तों यहाँ पर एक मिसकन्फ्यूजन क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर पूछ लेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो आपकी जापान के संविधान से ली गई, जबकि विधि का शासन आपका इंग्लैंड के संविधान से लिया है। आगे कह रहा है दोस्तों, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर चर्चा कर लें भारतीय संविधान की, तो दोस्तों भारतीय संविधान में सर्वाधिक जो प्रभाव है वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 का है। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उसमें भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों 2023 की बजट की प्राथमिकताएं। ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि बजट से जो प्राथमिकताएं हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो उनमें से कोई आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। आपको याद रखेंगे जो बजट की प्रमुख 7 प्राथमिकताएं थी वो आपकी 7 थी, और इन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया था। क्या दिया गया था दोस्तों? सप्तऋषि नाम दिया गया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, और इनमें क्या क्या था दोस्तों? समावेशी विकास था, अंतिम छोर तक पहुंचना था, युवा शक्ति थी, वित्तीय क्षेत्र था, हरित विकास था, और क्षमता उभारना था, और अवसंरचना का विकास था। ये सारी की सारी दोस्तों सप्तऋषि आपकी अवधारणाएं थी, जो बजट 2023 के सत्र की क्या थी? प्राथमिकताएं थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अगर बात कर लेते हैं 2022 में अर्जुन पुरस्कार के बारे में, तो 2022 में दोस्तों 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। कितने खिलाड़ियों को मिला था? 25 खिलाड़ियों को मिला था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है 2022 में एकमात्र खिलाड़ी अचिंता शरत कमल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और ये दोस्तों जब ऐलान किया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर किया जाता है, और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आपका खेल दिवस मनाया जाता है। ऐसा भी आपको याद रखना है। आगे कह रहा है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, उस समय राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू हाल ही में बन चुकी थी, और आपकी 2022 में राज सिंह, नवजोत सिंह, यहाँ पर देखो किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात कर रहे हैं। किसकी? गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो राज सिंह, नवजोत सिंह तेजा, मोहम्मद अली कमर, सुमा, सिद्धार्थ शिशुर और सुजीत मान, जवाहर दिनेश लाड और बिमल प्रफुल्ल घोष, ये सारे के सारे दोस्तों किससे संबंधित है? ये द्रोणाचार्य से संबंधित कोचों को दिया गया था, जो कि आपके प्रमुख कोच थे, जिनमें राज सिंह, नवजोत सिंह तेजा, मोहम्मद अली कमर, सुमा, सिद्धार्थ शिशुर और आपके सुजीत मान, दिनेश जवाहर लाड, बिमल प्रफुल्ल घोष। इनको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगर बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में, तो दोस्तों इसकी जो घोषणा है ये आपकी हो जाती है 1961 में। पहली बार 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे। और कह रहा है 1962 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आपकी मीना शाह थी। कौन थी दोस्तों? मीना शाह। अगर पूछ लेगा प्रथम महिला किसे अर्जुन पुरस्कार मिला, तो याद रखेंगे मीना शाह, जो कि बैडमिंटन से संबंधित थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 6वीं G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई थी? तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं 6वीं G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के बारे में, तो ये बैठक आपकी बाली इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी 2022 में। ठीक है, 2022 में आपकी 6वीं कौन सी G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी, इसको याद रखना है। और 6वीं G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आपकी 27-28 अक्टूबर 2022 को इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। प्रथम G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की अगर बैठक की बात कर लें दोस्तों, 2017 में जर्मनी में आयोजित की गई थी। आगे कह रहा है 5वीं G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की बात की जाए, तो दोस्तों यहाँ पर इटली की राजधानी रोम में की गई थी। कौन सी राजधानी है इटली की? रोम में। रोम में आपकी 5वीं हुई थी, जबकि पहली जर्मनी में 2017 में हुई थी, और जो 6वीं है दोस्तों ये बाली इंडोनेशिया में होती है। और अभी 7वीं हाल ही में भारत में आयोजित की जाएगी, क्योंकि आपका G20 भारत इस बार क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों हाउस दैट शब्दावली किस खेल से संबंधित है। अगर बात कर लेते हैं हाउस दैट के बारे में तो दोस्तों ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है। जब कोई गेंदबाज, याद रखेंगे, जब कोई गेंदबाज किसी बल्लेबाज के पैड पर गेंद मार देता है, जो पैरों में पैड बांधता है बल्लेबाज, जब उसमें गेंद लग जाती है और गेंद विकेट की दिशा में होती है तो और अंपायर की तरफ गेंदबाज जोर से चिल्लाता है और कहता है बल्लेबाज आउट है या नहीं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है हाउस दैट। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है क्या हुआ, बल्लेबाज आउट है कि नहीं, ये गेंदबाज के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और जब तक हाउस दैट नहीं करेगा कोई गेंदबाज तब तक कोई भी एम्पायर आउट नहीं दे सकता, ऐसा भी रूल क्रिकेट में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो अगर स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की जाए दोस्तों, इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुई थी 1999 में। कब हुई थी, 1999 में। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। और जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो दोस्तों कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आपका दिल्ली है, यहाँ पर आपका मुंबई है, इस तरह से आपका चेन्नई है और यहाँ पर आपका कोलकाता है। तो इन चारों को जोड़ने के लिए एक चतुर्भुज बनाया गया है जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दिल्ली, उसके बाद मुंबई, फिर चेन्नई और फिर कोलकाता, ये आपका क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज है। और दिल्ली से कोलकाता तक आपका NH2 है, मुंबई से दिल्ली तक NH8 है, मुंबई चेन्नई NH4 है और कोलकाता चेन्नई आपका NH5 है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत बने राजमार्गों की कुल लंबाई जो है दोस्तों वो 5846 किलोमीटर है। कितनी, 5846। ठीक है, 5846 याद रखेंगे, 5846 किलोमीटर कुल लेंथ हो जाती है आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज की। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों सरोदी सेकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। अगर बात कर लेते हैं सरोदी सेकिया के बारे में दोस्तों, ये आपकी सत्रिया से संबंधित हो जाएंगी। और सत्रिया की बात की जाए दोस्तों, ये आपका असम में मनाया जाता है। कहाँ पर होता है, असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लें इनके प्रमुख प्रतिपादकों में तो इनमें से श्रीमंत शंकरदेव का नाम सर्वप्रथम आता है। जो सत्रिया के कह सकते हैं जन्मदाता श्रीमंत शंकरदेव हैं। और बाद में आपके गुरु जतिन गोस्वामी और भावानंद बरवायन, भूपेन हजारिका आदि जो लोग हैं, ये सारे के सारे सत्रिया लोक नृत्य से संबंधित हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और भूपेन हजारिका को 2019 में दोस्तों क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, ऐसा भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2019 में भूपेन हजारिका को क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। और ढोला सादिया जो पुल है दोस्तों वही इनके नाम पर रखा गया है। इनके नाम क्या है, लोहित नदी पर स्थित है भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, याद रखेंगे, भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आबनूस, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना जैसे जो वृक्ष हैं वो कौन से जंगलों में पाए जाते हैं। अगर बात कर लेते हैं कौन से जंगलों में पाए जाते हैं तो दोस्तों याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वनस्पति अपने भारत में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, भारत में। याद रखेंगे, जो आबनूस है, महोगनी है, शीशम है, रबर है और सिनकोना, ये सारे के सारे वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। ठीक है, और भारत में ऐसी वनस्पति पाई जाती है। कह रहा है दोस्तों इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये भारत के सबसे व्यापक जंगल हैं। अवधारणा अगर बात कर लें पर्णपाती की तो कुछ पौधों को सालाना पत्तियां खोने की क्षमता होती है। यानी कि जो आपकी शीशम होती है दोस्तों, इसमें प्रतिवर्ष पतझड़ आता है। आप देखते होंगे बसंत के मौसम में प्रतिवर्ष क्या आता है दोस्तों, पतझड़ आता है। कह रहा है वे उन क्षेत्रों में फैले हुए जहां 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। जो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बने दोस्तों, ये आपके 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा के बीच स्थित होते हैं। अगर इनकी प्रजातियों की बात कर लें तो आम का पेड़, सौल, सागौना, चंदन, नीम, अनुज, आबनूस, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, सहतूत और कुसुम, ये सारे के सारे वृक्ष आपके पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है त्रिपक्षी संधि 1838 में किस गवर्नर के शासनकाल में हुई थी। अगर बात कर लेते हैं ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जब 1838 की त्रिपक्षी संधि हुई थी, तो बात करेंगे सबसे पहले त्रिपक्षी संधि क्या थी। तो याद रखेंगे त्रिपक्षी संधि 1838 ईस्वी में अंग्रेजों, अफगानों और भगोड़े अमीर शाह सूजा, जो अफगानिस्तान का एक अमीर हुआ करता था, यानी कि राजा हुआ करता था अमीर शाह सूजा। ठीक है, और पंजाब के राजा जो थे महाराजा रणजीत सिंह के बीच लॉर्ड आकलैंड के शासनकाल में, लॉर्ड आकलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड आकलैंड। ठीक है, ये आपका क्या था दोस्तों, गवर्नर जनरल था उस समय 1838 में जब त्रिपक्षी संधि हुई थी। कह रहा है लॉर्ड आकलैंड के शासनकाल में संपन्न हुई थी। और अगर बात कर लें इस संधि के अनुसार शाह सूजा को सिख सेना यानी कि महाराजा रणजीत सिंह की सेना और ब्रिटिश आर्थिक सहायता से काबुल की गद्दी को पुनः बैठने की बात तय हुई थी। ठीक है, यानी कि शाह सूजा को पुनः से काबुल का राजा बना दिया गया था और इसके बदले में रणजीत सिंह ने जितना प्रदेश जीता था वह उनके अधिकार में रहना देना स्वीकार कर लिया था। यानी कि रणजीत सिंह ने आक्रमण कर दिया था काबुल पर और काबुल को जीत लिया था, लेकिन काबुल को छोड़ करके जो भी क्षेत्र जीता था वो सारा का सारा रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह के अधीन हो गया था। आगे दोस्तों कह रहा है यह स्वीकार भी किया गया था कि सिंध को
अफगानिस्तान के अमीर शाह शुजा को वापस सौंप दिया जाएगा। जो सिंध का क्षेत्र वर्तमान में आपका कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में, और इस क्षेत्र को वर्तमान में उस समय तत्कालीन समय में अफगानिस्तान का जो शाह शुजा था उसे सौंपा गया था। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, आपका लॉर्ड ऑकलैंड था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है। तो सीधी सी अगर चर्चा की जाए अनुच्छेद 13 की, तो कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। सीधा सा सीधा यही है आपका, ठीक है। अगर ऐसा कानून बन जाता है तो वो स्वतः ही आपका नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका अनुच्छेद 13 में लिखा है। लेकिन जो अगर लिखित प्रक्रिया है वो किस प्रकार लिखी गई है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों के असंगत या उन्हें कम करने की जो भी विधियां हैं वो शून्य होंगी, ठीक है। जो भी मूल अधिकारों को का हनन करेगा कानून, वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य होगी, यानी कि इनकी समीक्षा कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, उच्च न्यायालय करेगा, ठीक है। इसको शक्ति प्रदान है कि जो भी विधियां हैं, ऐसी कोई कानून जो आपके मूल अधिकारों का हनन करता है, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकता है, और उसके तहत ये क्या कर देगा, इसको शून्य कर देगा यदि मूल अधिकारों का हनन होगा। आगे कह रहा है जिनके अधिकार पर मूल अधिकारों को असंगत विधियों को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। यही आपका कह रहा है। आगे कह रहा है जो संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 है और इसका है भाग 3, संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों का उल्लेख करता है, ठीक है। आर्टिकल 32 भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसको भी याद रखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है। अगर बात कर लेते हैं मैसूर दशहरा के बारे में, तो दोस्तों ये आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ पर, मैसूर आपका कर्नाटक में स्थित है, और मैसूर दशहरा भी आपका कर्नाटक में मनाया जाएगा, ठीक है। और इसे भारत का नदहबा यानी कि राज्य उत्सव कहा जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों यह 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, जिसकी शुरुआत 9 रातों अर्थात नवरात्रि से और आखिरी दिन विजयदशमी में होती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। त्योहार अश्विन माह के, अश्विन माह को दोस्तों कहा जाता है कुंवार का माह। क्या कहा जाता है, कुंवार का माह, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, इसको देसी भाषा में कुंवार का माह कहते हैं। अश्विन माह में हिंदू कैलेंडर के महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, ये आने वाला ही कुछ दिनों में, ठीक है। आगे कह रहा है यह आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के माह में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पड़ता है। जो हम कैलेंडर यूज करते हैं अंग्रेजों का, जो आपका जून सितंबर अक्टूबर वाला ये कैलेंडर है, इसमें इसको कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और इस कैलेंडर के अनुसार सितंबर और अक्टूबर में आपका क्या पड़ता है दोस्तों, दशहरा पड़ता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों अलरमेल वल्ली को डैश नृत्य के रूप में शास्त्रीय नर्तकी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो याद रखेंगे जो अलरमेल वल्ली है दोस्तों, ये आपकी भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, भरतनाट्यम से, अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने भारत की प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया था। तो हमने एक दिन आपको करवाया था और बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट करवाया था कि इसको यारो याद रख लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया। कौन सा त्यौहार था, नौरोज त्यौहार। तो नौरोज त्यौहार दोस्तों किसने शुरू किया था, आप लोग याद रखेंगे, बलवन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, बलवन के द्वारा, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका इसी क्लास से बना है, ठीक है। इसको हम पहले करवा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों पोला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो अगर बात कर लेते हैं पोला के बारे में, ठीक है, पोला त्यौहार की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। और इसका कुछ एरिया जो आपका छत्तीसगढ़ से लगता है, तो छत्तीसगढ़ में भी इसको कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला त्यौहार है पोला। अब आप देखेंगे ऑप्शन में महाराष्ट्र था या ये छत्तीसगढ़ था, ठीक है। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम होता है दोस्तों मड़ई। क्या नाम होता है, मड़ई त्यौहार, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में आपका हरेली मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, हरेली। जबकि याद रखेंगे हरेला जो होता है दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में होता है। कहाँ पर होता है, हरेला यूके में होता है, ठीक है, उत्तराखंड में। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी। तो दोस्तों जब भारत की पहली ट्रेन चली थी वो कब चली थी, 1853 में चली थी। कब चली थी, 1853 में, ठीक है। 1853 में आपकी क्या चलती है, भारत में पहली बार ट्रेन चलती है। तो यही समय था जब डलहौजी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में दोस्तों, डलहौजी के शासनकाल में आपकी पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इसको याद रखेंगे। और ये जो दोस्तों जो ट्रेन थी ये आपकी क्या थी, ये आपकी थी 3 इंजनों की ट्रेन थी। इसको याद रखेंगे और कमेंट बॉक्स में आप छाप के बताएंगे दोस्तों ये कौन से 3 इंजन थे जो इस ट्रेन में लगे थे। और आगे दोस्तों याद रखना है आपको, जो आपकी जो ट्रेन थी ये मुंबई से, कहाँ से दोस्तों, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कहाँ से, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है। तो अगर बात कर लेते हैं सबसे कम साक्षर जिला कौन सा, सबसे दोस्तों कम पूछेगा, अगर कम पूछेगा तो याद रखना है, और सबसे ज्यादा पूछेगा तो भी याद रखना है। सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा हो जाएगा, तो इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका है दोस्तों सिरछिप। कौन सा जिला है, याद रखेंगे, सिरछिप नामक एक जिला है जो आपका कहाँ पर पड़ता है, मेघालय में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है, मेघालय में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और आगे जो सबसे कम है दोस्तों ये आपका अलीराजपुर है। कौन सा,
अलीराजपुर। अलीराजपुर दोस्तों पूछ लेगा कहाँ पर पड़ता है, ये आपका एमपी में पड़ता है। कहाँ पर, एमपी में। और सिरछिप जिला जो है ये भारत का सबसे साक्षर जिला है, और ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका सिरछिप पड़ता है मेघालय में, जबकि अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। अलीराजपुर सबसे कम साक्षर है, तो इसका राइट आंसर अलीराजपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अंग्रेजी में भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारतीय संविधान को अंग्रेजी में लिखा गया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला पूछ रहा था दोस्तों, संगम संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता भारत के किस अनुच्छेद में? अगर बात कर लेते हैं सहकारी सोसाइटी के बारे में, मतलब दोस्तों आपसे पूछ रहा है सीधा सीधा संघ। संघ का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक पार्टी, ठीक है। ये भी पूछ सकता है पार्टी, ठीक है। ये सारी की सारी एक ही चीजें हैं। तो कह रहा है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ बनाने की स्वतंत्रता है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 19 है आपका। क्या है दोस्तों, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के आपके कुछ पार्ट हैं, तो कौन कौन से पार्ट हैं याद रखेंगे। उनमें अनुच्छेद 19(1)(a) है, ठीक है। उसी प्रकार 19(1)(b) है, 19(1)(c) है, और 19(1), ठीक है, 19(1)(d) है, और 19(1)(e) है, ठीक है। इस प्रकार से अनुच्छेद हैं, ठीक है। ये आपके 19(1), 2, 3, 4, 5 नहीं है, ये 19(1) के अंदर ही सारे अनुच्छेद आते हैं जो आपके स्वतंत्रता में संबंधित है। तो सबसे पहले याद रखना है 19(1)(a) के बारे में। ये आपका दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि बोलने की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार 19(1)(b) है, ये आपका 19(1)(b) है, और इसके अंदर दोस्तों शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे कह रहा है 19(1)(c), ठीक है। 19(1)(c) में आपका क्या है, संगम या संघ बनाने का अधिकार है दोस्तों। 19(1)(d) में आपका है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका 19(1)(e) है, जो कि 5वां है, और दोस्तों इसमें है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास का अधिकार। आप किसी भी भारत के क्षेत्र में क्या कर लेंगे, निवास कर सकते हैं। आगे 19 जो F है आपका, 19F है दोस्तों, इसको खत्म कर दिया है, क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार था, और 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या कर दिया है, 19F को खत्म कर दिया। उसके बाद 19G आता है। क्या आता है, 19(1)(g) आता है। इसके अंदर आपको व्यवसाय यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो अगर दोस्तों बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना की, तो भारत की जो टोटल साक्षरता दर है तो वो दोस्तों आपकी है 74.04%। कितनी है, 74.04%। इसमें अगर मेल की पूछ लेगा, किसकी दोस्तों, केवल मेल की पूछे तो याद रखना है आपकी 82.14, जबकि फीमेल की जो दोस्तों है ये आपकी 65.46 है। किसकी है दोस्तों, ये फीमेल की है, ठीक है। मेल की आपकी 82.14 है, जबकि जो फीमेल है उसकी है 65.46, ठीक है। और टोटल जो ओवरऑल है वो 74.04 है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा, तो याद रखेंगे दोस्तों, जो अनुच्छेद 48 में इसमें कहा गया कि जो राज्य होगा दोस्तों वो कृषि को बढ़ावा देगा। किसको देगा, कृषि को बढ़ावा। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए आपकी योजना लागू की गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस प्रकार से अनुच्छेद 48 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे है? अभी इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें क्या है दोस्तों, रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन, ठीक है, कानून का शासन, ठीक है, या फिर विधि का शासन। ये कहाँ से लिया गया है, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया दोस्तों, इंग्लैंड के संविधान से। और अनुच्छेद 14 में, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया है, एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए GS अप बाय DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। एक और नए एनालिसिस के साथ कल मिलेंगे। जय हिंद।